नाज़रीन, छठी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर रमेश भारद्वाज साहब, साबिक़ सदर शोबे संस्कृत, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अपना मकाला पेश करते हुए। तो नाज़रीन, मुलाहिज़ा फरमाएं। तो पश्चिम एशिया यानी नियर एशिया के मुल्कों में, चाहे कुवैत हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, वगैरह वगैरह में जहां जहां भारत के कामगार लाखों की तादाद में हैं, वहां पर भी उर्दू प्रधान हिंदुस्तानी का फैलाव काबिल गौर है। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को भावात्मक एकता में बांधने वाली, सार्क और पश्चिम एशिया के साथ भारत को जोड़ने वाली अगर कोई जबान है तो वो उर्दू ही है। उर्दू ने ये इज्जत पिछले सैकड़ों सालों में मुल्क की सामाजिक और पॉलिटिकल जरूरतों में कारगर भूमिका निभाकर हासिल की है। इसने अपनी ताकत से न सिर्फ शायरों को बल्कि मुल्क की सांस्कृतिक तहजीबी ख्यालात का बखान करने वालों संतों सूफियों को भी जुबान दी है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस हिंदुस्तानी को मुल्क की राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा बनाना चाहते थे जो हिंदी और उर्दू दोनों लिपि में लिखी जाती है, और अलग अलग लिपि में लिखे जाने के बावजूद वो हिंदुस्तान के आम आदमी की जबान है, इसलिए वो राष्ट्रभाषा है। अभी किसी ने इस बात को कहा था कि जब हिंदी को अब राष्ट्रभाषा कहते हैं प्रॉब्लम होती है, जब उर्दू को कहते हैं या और भाषाओं को कहते हैं, मगर ये एक ऐसी जबान है जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता है, जो पूरे मुल्क में आप कहीं भी चले जाएं, वहां पर आप अपने आपस में लोगों से बातचीत करके अपनी बात को कह सकते हैं और उसकी बात को आप समझ सकते हैं। इसलिए ये बहुत अहम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक मुल्क है, अगर हिंदुस्तान को आप एक मुल्क मानते हैं, तो इसकी एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, और वो संपर्क भाषा सिर्फ हिंदुस्तानी हो सकती है। बेशक उसको आप हिंदी स्क्रिप्ट में लिखें या उर्दू स्क्रिप्ट में लिखें, ये हमको अपना एक मुल्क होने के बावजूद होने की वजह से ये हमें मानना चाहिए। जब इस सब्जेक्ट को उर्दू फाइन आर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट की बात आई, उस वक्त मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आया। इस टॉपिक को देखते ही वो कहता है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात नरा पशुपुच्छ विषाणहीन। यानी जो इंसान साहित्य से, संगीत से और कला से, आर्ट से बिना है, वो ऐसा जानवर है जिसकी ना पूंछ है ना सींग है। मैंने इसे सोचा बहुत ध्यान से कि ये फाइन आर्ट जो है ये क्या काम करता है। ये जो इंफोटेनमेंट यानी इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, दो चीजें का जुड़ी हुई है। वैसे ये जो वर्ड है मुझे थोड़ा, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशंस में हम इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम हिंदुस्तानी कल्चर तहजीब के मुताबिक हम एडू एंटरटेनमेंट करते हैं। हमारा हर साहित्य, हर शेर, चाहे वो कोई कविता हो, चाहे कोई वो बड़ी गजल हो, उसका एक ही मकसद होता है, वो है कि हम अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना चाहते हैं, और उस एजुकेट करने के लिए एंटरटेनमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर शीर्षक होता एडुटेनमेंट तो ज्यादा बेहतर रहता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में जब भी उस पर कोई मुश्किल आती है, आफत आती है, जब उसके इंसान के जानवर बनने के रास्ते की तरफ चलता है, तो ये फाइन आर्ट और ये जो लिटरेचर है, यही वो है जो उसको इंसान बनाए रखता है। इस बात को देखते हुए हमें बेहद जरूरी है कि हमको ये अमेरिकन 1980 में शब्द आया इंफोटेनमेंट, ठीक है, क्योंकि हम पश्चिमी तहजीब में आगे बढ़ने की कहिए या पीछे गिरने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर उसके बावजूद हमें देखना पड़ेगा कि इंडियन ट्रेडिशंस में या भारतीय माहौल में जो चीजें हमारी ट्रेडिशन में चली आ रही हैं, उनको हम जिंदा कम से कम रख सकें, तभी हमारी जवान, तभी हमारी तहजीब, तभी हम बच पाएंगे। हमारे मुल्क में ये जो एक बड़ी चीज है एडुटेनमेंट वाली, उसमें हमने, इस आवाम ने बादशाहों को याद नहीं रखा, इससे बड़े बड़े राजाओं को याद नहीं रखा, मगर इस हिंदुस्तान ने औलिया जैसे फकीरों को
खुसरो तुलसी जैसे लेखकों को और नानक कबीर जैसे संतों को अपने जहन में ज्यादा तवज्जो के साथ याद रखा है। उसकी वजह यही है क्या, क्योंकि वे तो गरीब से गरीब आवाम के दर्द को महसूस करके उसको अपने साहित्य के माध्यम से वो पेश करते हैं। और वो ऐसा ही नहीं कि वो दर्द ही नहीं बताता है, उस दर्द से उभरने की और उस दर्द से आगे बढ़कर इंसानियत को जिंदा रखने की, आगे बढ़ाने की जो एक इंसान की कोशिश होनी चाहिए, उसको वो ताकत देता है। इसलिए ये मुल्क हमेशा संतों को, कबीरों को, औलियाओं को, फकीरों को याद रखता है बेहद करीब से। एक चीज जो इसमें, क्योंकि ये मेरी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान की दो बड़ी शख्सियत डायस पर है, कला जगत के जो टॉप हैं वो बैठे हैं, और हमारे अकादमिक जगत की जो टॉप मैडम है जो कि पूरे क्लासिकल इंडियन लिटरेचर को पूरी अच्छी तरह समझती हैं, वो भी सदारत कर रही हैं। इसलिए उनके सामने बोलते हुए मुझे एक चाहिए फाइन आर्ट का, अपने भी मैडम ने कुछ पेंटिंग्स दिखाई 3 बड़े आर्टिस्टों की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी, गीतमाल्या लिखी, नोबेल प्राइज मिला, मगर टैगोर को उससे संतोष नहीं मिला। उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पेंटिंग्स बनाना शुरू की, और जब उनकी वो पेंटिंग अहमदाबाद में एग्जीबिशन में रखी गई तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि आपने कभी ये कविताएं छोड़ के पेंटिंग बनाना शुरू क्यों कर दिया? तो टैगोर ने कहा कि जो बात मैं अपने शायरी से, अपनी कविता से पेश नहीं कर पा रहा, समझा नहीं पा रहा, जिसके लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं, ये मेरी एक पेंटिंग उन हजारों चीजों को कह देती है। लेकिन जहां पर लफ्ज कम पड़ जाए, जहां आपका एक्सप्रेशन इतना कमजोर पड़ जाए कि उसको कहीं भी रास्ता ना मिले, तो वो फाइन आर्ट के माध्यम से आता है। यही वजह है कि चाहे हिंदुस्तान में आप कोई विज्ञापन निकाल दीजिए, ये उसमें आप उर्दू के लफ्ज नहीं रखेंगे, नहीं चलेगा। हिंदी ने कोशिश की आजादी के बाद, तो आज हुआ क्या है? आज हुआ यह है कि नवभारत टाइम्स जो है वो उर्दू के लफ्जों को हिंदी से निकाल के अंग्रेजी के लफ्जों को घुसेड़ रहा है, जिसको कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। जो नवभारत टाइम्स कभी टॉप पे हिंदी का अखबार होता था आज से 30-35 साल पहले, वही नवभारत टाइम्स, वही आज कल बनारस में ही था, उसका नीचे वो चला जाता जा रहा है। हमारे गुरु और प्रोफेसर नामवर सिंह भी कहा करते थे कि उर्दू जबान के लफ्ज जब हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मर्दानगी दिखाई देती है। लेकिन एक जबान में जो मर्दानगी आती है, तो हिंदुस्तानी में जो हमें बहुत बच्चों ने कहा कि हाँ ये ऐसा है, ये जिंदा कौम है। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है या कोई कमेंट कर रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो बदतमीजी है, नहीं, वो जिंदा कौम की एक तहजीब है कि हम जिंदा कौम है, किसी बात को भी अंधे आंखें मूंद के कबूल नहीं कर सकते। हमें हर चीज में बहस की जरूरत है, पर अदब के साथ। ये जो अदब है, ये जो मर्दानगी है, ये हिंदुस्तान ने पिछले सैकड़ों सालों में इस उर्दू भाषा के कल्चर से सीखी। हम जानते हैं कि जितनी फिल्में बनती हैं, जितने मंडी हाउस के थिएटर्स में ड्रामे खेले जाते हैं, उन सब में आप बिना हिंदुस्तानी को यानी उर्दू को इस्तेमाल किए आप उसका असर ही नहीं डाल सकते। अब कितनी संस्कृत मिश्र हिंदी आप बोल के देख लीजिए, उर्दू में आप कितना पर्शियन अरबिक वर्ड्स को डाल के देख लीजिए, वो क्योंकि जबान का एक ही पर्पज है, एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि आम आदमी तक जो पढ़ा लिखा समाज है, गांधी जी इसी बात को कहते थे। गांधी जी ने कहा कि अपने वक्त पे कहते थे 1% लोग अंग्रेजीदा लोग हैं, उन्होंने दुनिया के ज्ञान विज्ञान को हासिल तो कर लिया है, मगर अपने आम आदमी के अवाम तक उस ज्ञान विज्ञान को पहुंचाने का ठेका या उसकी मजबूरी कहिए, उसका दायित्व कहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, वो हम पढ़े लिखे लोगों की है, जिनको इस हिंदुस्तान के गरीब अवाम ने अपने पैसे से पढ़ा लिखा करके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना दिया है। इसलिए हमारा काम है कि हम ज्ञान विज्ञान के जितने भी उनको अपनी आम आदमी की भाषा में शायद हम शिक्षित करें,
उसे भी इस काबिल बनाएं कि वो हमारे सामने हमारे साथ अपने जो उसके ख्यालात हैं उनको कंट्रीब्यूट करके एक नई जो फ्यूचर की हिंदुस्तान की तस्वीर बने, उसमें गरीब से गरीब, पीछे से पीछे जो बैठा हुआ आदमी है उसकी भी भागीदारी बन जाए। हमारा सवाल सिर्फ हिंदुस्तान में आजादी का नहीं था गांधी जी का कि हम एक पॉलिटिकल आजादी को ले लें। हमारा मकसद ये था कि हम अपनी आम आदमी की जबान के अंदर वो ताकत पैदा करें कि जो दुनिया को, क्योंकि कोई ऐसा मुल्क नहीं है। अभी हमने कुछ दिनों पहले नोबेल प्राइज विनर्स की मीटिंग करी और उनसे पूछा गया कि आपने किस किस जबान में काम किया है। सबने कहा मैंने रशियन में कहा, किसी ने कहा जैपनीज में किया है, किसी ने कहा मैंने अपना पॉलिश लैंग्वेज में किया है। उसकी वजह यही है। और याद रखिए, ये गांधी जी ने उस वक्त भी कहा था कि जिस तरह से हिंदुस्तान अपनी जबानों को खो रहा है, उन्हें कमजोर कर रहा है, उन्हें साइंटिफिक और तकनीकी शब्दावली न दे करके उनको मार रहा है, ये आज आपको उसका इल्म नहीं है। और आने वाले 50-100 साल के बाद इस हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि पहले 1% थे वो अंग्रेजीदा लोग, सारे ज्ञान विज्ञान नौकरशाही सब जो ठेका लेकर बैठे हुए, अब 5% हो गए हैं। हालात ये होगी कि अगर हमने अपनी, इस वजह से कि उर्दू मुसलमान की भाषा है, हिंदी हिंदू की भाषा है, हमने अपनी भाषाओं के खेमों में ऐसी खेमबंदी कर ली है और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का जरिया बना दिया है, जो कि इस मुल्क को न जाने कहां ले जाएगा। इंशाअल्लाह वो हम पे रहम करे, मेहरबानी। शुक्रिया प्रोफेसर रमेश भारद्वाज साहब। और हजरात, आपने देखा कि एक लैंग्वेज लिटरेचर के स्कॉलर